नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो? तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीजी सेट की तैयारी। ये आपका यूट्यूब में भी डल जाएगा और एप्लीकेशन में भी डल जाएगा। तो आज का क्लास रहेगा हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास, ठीक है। एक आपका जनरल डिस्कशन इस पे किया जाएगा, क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करेंगे, सिलेबस पर डिस्कस करेंगे और हम लोग कैसे स्टार्ट करने वाले हैं उस पर शुरू करेंगे। और आज एक टॉपिक से हम लोग शुरू भी कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्कशन होगा, क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी आज से, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे पर। तो शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि सीजी सेट के बारे में, ठीक है। सीजी सेट के बारे में बात करेंगे। ये आप सीजी सेट के बारे में समझिए। सीजी सेट देखोगे तो ये एक प्रकार का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के आपका क्वालिफिकेशंस के तौर पर इसकी मांग किया जाता है। जो सीजी सेट या नेट रहता है वही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई मतलब पात्र हो पाते हैं। पात्रता एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, एलिजिबल हो पाते हैं। तो ये सीजी सेट का देखोगे, ये पेपर देखोगे तो याद रख लेना ये दो पार्ट में होता है। पार्ट 1, ठीक, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें टोटल 300 क्वेश्चन होंगे। कितने? 300 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, सॉरी 150 क्वेश्चन होंगे। और ये कितने मार्क्स के होंगे? 300 मार्क्स के होंगे, ठीक है, 300 मार्क्स के होंगे, याद रख लेना। तो 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स। इसमें जो आपका पार्ट 1 है ये 50 क्वेश्चन रहेगा और ये जो पार्ट 2 है ये 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स, याद रख लेना। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ओके। नेगेटिव मार्क नहीं होगा, मतलब पूरा 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आप लोग को। बात समझ आ रही है? अब ये जो पार्ट 1 है, ये जो पार्ट 1 है ये कॉमन सिलेबस है। कॉमन सिलेबस है मतलब इस पेपर को, इस 50 क्वेश्चन को सभी सब्जेक्ट वाले को देना पड़ेगा। और ये जो पार्ट 2 है ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव कहने का मतलब है कि कोई विशेष सब्जेक्ट वाला ही इसको देगा। जैसे कि हिंदी में जो सेट दिला रहा है वो हिंदी वाला 100 क्वेश्चन हिंदी का देगा और अदर सब्जेक्ट नहीं देगा, लेकिन 50 क्वेश्चन को हिंदी वाला भी देगा, इकोनॉमी वाला भी देगा, पॉलिटिकल साइंस वाला भी देगा, सोशियोलॉजी वाला भी देगा, आपका लाइब्रेरी साइंस वाला भी देगा। सब सब्जेक्ट वाले को 50 क्वेश्चन देना ही पड़ेगा, मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और जो अपना सब्जेक्ट है वो 100 क्वेश्चन, याद रख लेना। एक चीज और, सीजी सेट के पेपर को देने के लिए क्या पात्रता है? तो पीजी लगता है या अपेयरिंग लगता है। जो अपेयरिंग पीजी करने वाले हैं या पीजी करना चाहते हैं 2 साल में, वो लोग को दे सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग तैयारी करने वाले हैं यहाँ पर पार्ट 1 का, पार्ट 1 का तैयारी करने वाले हैं। और इसका सिलेबस देखोगे तो याद रख लेना सिलेबस कैसा है भाई, ठीक है। इसके सिलेबस पर मैं बात करता हूं, पार्ट 1 के सिलेबस पर, यहीं पर, ओके। थोड़ा सा ये 10 पार्ट में है। एक तो है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा आप देखोगे रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा आप देखोगे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन। उसके बाद आप चौथा देखोगे तो कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन गद्यांश वाला पार्ट है, कंप्रीहेंशन। उसके बाद 5, 6, 7 मैथ, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, रीजनिंग मैं लिख दे रहा हूं सीधा सीधा। और आपका डीआई का क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। उसके बाद 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9 और 10 को इधर लिख दूंगा, या यहां पर 8, 9, 10 को यहां लिखता हूं। ये 8 हो गया। 8 में आईसीटी रहेगा, 9 में देखोगे तो पीडीई रहेगा, पीडीई आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, पीडीई पीपल डेवलपमेंट एंड आपका इन्वायरमेंट। और 10वां हो जाएगा, 10वां हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन। तो आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज का है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन पूरा तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत समय लगेगा अगर उसको डिस्कस करने बैठे, लेकिन
हम उसके टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ इधर कौन कौन से सब्जेक्ट में कैसा पैटर्न से आ रहा है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ना शुरू कर देंगे। बात क्लियर है? टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ना शुरू करेंगे भाई, क्योंकि समय कम है तो हमको पढ़ना पड़ेगा। ओके, 4 अक्टूबर का इसका एग्जाम है। कब एग्जाम? एग्जाम डेट आप लोग को पता होना चाहिए। एग्जाम कब है? 4 अक्टूबर। और आप लोग इसको कर लो भाई, एकदम कर लो, क्योंकि इसके बाद सीधा क्लास 12 लेवल का पोस्ट आप लोग के सामने रहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर। और इसको चूक गए तो और फिर मौका नहीं मिलने वाला। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कब होगा कोई गारंटी नहीं है। तो ये बेहतरीन आपका अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिलने वाला है, इसको तैयारी कर लेना। ठीक है, तो ये तो हो गया एक हल्का हल्का सिलेबस पर और सीजी सेट का एग्जाम कैसे होता है उस पर बात। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? तो देखिए, इसके बारे में, क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो ये सीजी सेट 2024 का पेपर है, देख लीजिए। सीजी सेट 2024 का पेपर है जिसमें एसर्शन और रीजन बताए गए हैं। ठीक है, याद रख लेना, एसर्शन ए और रीजन आर बताए गए हैं। करेक्ट आपके अल्टरनेटिव्स को चूज करना है। एसर्शन ए जिसको दावा ए कहा गया, और रीजन आर जिसको आपका कारण बताया गया। ठीक है, तो इसी में फॉर्मेटिव लर्निंग टेंड्स टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, रचनात्मक शिक्षा सीखने की प्रक्रिया को तेज करती है, बिल्कुल करती है भाई। योगात्मक मूल्यांकन के विपरीत रचनात्मक मूल्यांकन अत्यधिक विश्वसनीय है। ये गलत हो जाएगा, कारण गलत, और आपका इसको गलत लिया गया है, कारण आपका जो एसर्शन है उसको सही लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कि दावा सही और कारण गलत। सी इज द राइट आंसर। ये फाइनल आंसर की में इसको लिया गया है आंसर। आप लोग इसको थोड़ा सा कैसे हो सकता है भाई ऐसा मत सोचना, इसको लिया गया है 2024 में। जब फाइनल आंसर की देखोगे मॉडल आंसर में तो इसको लिया गया है आंसर आप लोग को, ये मैं बताना चाह रहा हूं। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, बात समझिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए कैसा आ रहा है, पैटर्न कैसा है। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा गया है, मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो एक लिस्ट 1 और लिस्ट 2 बताया गया है, जिसमें आप देखोगे तो मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने बताया, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने बताया, और रिफ्लेक्टिव लेवल हंट ने बताया। एकदम सही है, ए का 1, बी का 2 और सी का 3, ये एकदम सही है। स्मृति स्तर हर्बर्ट, बोध स्तर मॉरिसन, और आपका चिंतन स्तर के बारे में बात किया है, उसके समर्थक हैं हंट। तो सीधा सीधा मिला हुआ है, तो सही जोड़ी बताना है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, याद रख लेना। तो आपका ये आंसर हो जाएगा ए। देखिए यहां पर मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन के थ्रू पढ़ाने वाला नहीं हूं, बस पैटर्न समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि हम लोग जब पढ़ना शुरू करें तो उस तरीके से हम सोच पाए कि क्वेश्चन कैसे बनता है। बात क्लियर है? इसके लिए मैं बता रहा हूं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। इसके बाद यहां पर देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो यहां पर नीचे शिक्षार्थियों की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध है। सूचीबद्ध उन विशेषताओं की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षण में मदद करते हैं, इफेक्टिव टीचिंग में हेल्प करने वाले, जो इस पे आपके स्पेसिफिकेशन से उसको छांटना है। तो इफेक्टिव टीचिंग में मदद कौन कौन से करते हैं? शिक्षक के प्रति शिक्षार्थी का सम्मान, ये इफेक्टिव टीचिंग में आएगा। शिक्षार्थी की मानसिक क्षमता का स्तर, शिक्षार्थी के पिछले अनुभव, प्रभावी शिक्षण में शिक्षार्थी के पिछले अनुभव, ये भी आपका होगा। संबंध के प्रति शिक्षार्थी की रुचि का स्तर, संबंध के प्रति ना, याद रख लेना। इसमें देखिए लर्नर्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट टूवर्ड्स रिलेशन। ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। शिक्षार्थी के पारस्परिक संबंध का स्तर, इंटरपर्सनल रिलेशन कैसा है, समाज के बारे में शिक्षार्थी का दृष्टिकोण, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये तो गलत हो जाएगा। 4 देखो, 4 आपका सब में है, सब में है 4। और आप देखोगे तो याद रख लेना
इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था, डिलीट किया गया था, तो ये क्वेश्चन का आंसर डिलीट किया गया था, याद रख लेना इस तरीके से, ठीक है। शिक्षार्थी के पिछले अनुभव कहने का मतलब लर्नर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस, वो डिपेंड नहीं करता आपके टीचिंग, आपके स्किल पर, ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग पर दूसरा आपका प्रभावी, तो वो शिक्षार्थी के अनुभव क्या काम आएंगे, ये आपका ज्यादा डिपेंड नहीं करता, और इसी कारण इसको डिलीट किया गया था क्वेश्चन में। हालांकि कुछ जगह में इसका आंसर लिया गया था, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत तो हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आता, इस कारण इसको डिलीट किया गया था, याद रख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत? अब चौथा क्वेश्चन देखिए, ठीक है। देखिए यहां पर चौथा क्वेश्चन आप लोग को समझना है, कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नता की पहचान करने हेतु निम्न में से किसका उपयोग शिक्षक करेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान करने के लिए शिक्षक किसका यूज करेंगे, ठीक है। आपका याद रख लेना, आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर्स इन अ क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय अ टीचर। एक टीचर किसका यूज करेगा, उसके मतलब अलग अलग व्यक्तियों के डिफरेंस को जानने के लिए यह पूछा गया है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन और समकक्षी मूल्यांकन, क्या इसका आंसर होने वाला है, बता दीजिए। तो इसमें देखोगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट को आंसर लिया गया है, और यही सही है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि वो क्या निर्माण कर सकता है। एक अलग अलग व्यक्तियों को दे दिया गया, मान लीजिए ये व्यक्ति हैं, ठीक है, ओके, मान लीजिए ये अलग अलग व्यक्ति, इसको एक काम दे दिया और इसको एक काम दे दिया। अब इसमें ये कैसे निर्माण कर पा रहा है उस चीज को, उसके आधार पर इसमें डिफरेंस को जानेंगे। इस कारण निर्माणात्मक मूल्यांकन एकदम सही है, ए इज द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा किसके बारे में भाई, 5वां नंबर का क्वेश्चन, ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड से है। क्योंकि सीखना निरंतर है, एक शिक्षक को बेहतर पढ़ाने के लिए छात्रों के दिमाग या बुद्धि के स्तर अनुसार पढ़ाना शुरू करना चाहिए। इसे कहा जाता है क्या, इसे क्या कहा जाता है, एज लर्निंग इज कंटिन्यूअस अ टीचर मस्ट स्टार्ट टीचिंग एट द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स माइंड फॉर देयर बेटर लर्निंग, दिस इज कॉल्ड एस, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एसोसिएशन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। सीखना निरंतर है, हम लोग हर हमेशा सीखते रहते हैं, वो स्टूडेंट रूप, टीचर रूप में, किसी में सीखना कभी खत्म नहीं होता है, लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता है। एक शिक्षक को बेहतर पढ़ाने के लिए छात्रों के दिमाग बुद्धि के स्तर के अनुसार पढ़ाना शुरू करना चाहिए। तो एक टीचर को अच्छा पढ़ाना है तो स्टूडेंट को समझना चाहिए, स्टूडेंट क्या डिमांड कर रहा है, उसको किसमें रुचि है, तो उसके रुचि के अकॉर्डिंग जब टीचर पढ़ाने लग जाए तो उसी को कहते हैं एसोसिएशन ऑफ सिद्धांत। मतलब बच्चे के साथ एसोसिएट हो जाना, उसके साथ घुल मिल करके उसको टीचिंग करना, उसको टीच करना, पढ़ाना। बात समझ आ रही है, इसी को बोलते हैं एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। तो ये 5 क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये टीचिंग एप्टीट्यूड से है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहां से 5 क्वेश्चन के बाद देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आप लोग को दिखने मिलेगा। रिसर्च एप्टीट्यूड से बात क्लियर है। देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड तो नीचे 2 सेट दिए गए हैं। सेट 1 अनुसंधान को बताता है, रिसर्च को, और उसकी विशेषताएं निर्देशित करता है। सेट 2 उनके मूल बिंदु को अंकित करता है, दोनों का मिलान करें और उचित कोड का चयन करें। तो ये रिसर्च आपका टॉपिक से, रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन बन गया। देखिए ये इस तरीके से, एक तरफ अनुसंधान की विशेषता और एक तरफ उसके मूल बिंदु क्या है, मैच द फॉलोइंग करना है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। पूरा मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला नहीं हूं, मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का किया क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा इसको हल्का हल्का देख लेते हैं। इसके बाद आप देखोगे आईसीटी का क्वेश्चन है। आईसीटी हमारे सिलेबस में है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। कौन सा अनुक्रम आईसीटी का उपयोग करके अनुसंधान में डिजिटल डेटा प्रबंधन के चरणों को सही ढंग से दर्शाता है। एक्चुअल में देखोगे ये तो कंप्यूटर का पार्ट है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग का पार्ट है। तो इसमें इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो चरण को अलग अलग चरण दिए गए हैं और उसको एक सही क्रम में
आपको जमाना है, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, मतलब ये देखोगे 2024 का जो सेट पेपर हुआ है, जो आज के सीजी व्यापम में या सीजीपीएससी में पूछे जाने वाले ट्रेंडिंग पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ट्रेंडिंग पैटर्न आज का क्या है भाई? तो पहला तो ये देखोगे, क्रम से जमाना, क्रम से जमाओ, ठीक है, क्रम से जमाओ, काल क्रम में या स्थापना क्रम में, काल क्रम, स्थापना क्रम, इस तरीके से। दूसरा, कूट आधारित क्वेश्चन, कूट आधारित क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। तीसरा, सही जोड़ी मिलाओ, सही जोड़ी मिलाओ, ठीक है, सही जोड़ी मिलाओ। चौथा, आप देख रहे होगे कथन कारण वाला क्वेश्चन, एसर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन, कथन कारण वाले क्वेश्चन। तो ये 4 प्रमुख पैटर्न है, इसको फॉलो कर रहा है कौन? सीजी सेट भी। तो याद रख लेना, इसी तरीके से हम लोग को तैयार करना पड़ेगा। अब इसको काल क्रम से व्यवस्थित करना है, सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए सही क्रम में, तो इसको मैं बताने वाला नहीं हूं, ज्यादा हो जाएगा, बस पैटर्न समझाने के लिए इधर को बता रहा हूं। ठीक है, ठीक। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक को। देखिए इसी तरीके से, अनुसंधान चक्र के चरणों का सही क्रम, चरणों का सही क्रम, साहित्य समीक्षा, परिकल्पना निर्माण, डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण, रिपोर्टिंग, इस तरीके से। देखिए दावा और कारण, एसर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन, एसर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन, मतलब सिंगल लाइन क्वेश्चन पूरी तरीके से स्किप हुआ है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद यहां पर देखिए, एक अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब देखिए यहां पर देखिए, 5 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से आ गया, 5 क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से आ गया। अब 11 से यहां पर देखिए, यहां पर कंप्रेहेंशन के क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। कंप्रेहेंशन मतलब गद्यांश, पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ से आपको क्या छांटना है? आंसर छांटना है पैराग्राफ से। 5 क्वेश्चन यहां पर, यहां से लेना है कंप्रेहेंशन से, एकदम इजी है। उसके बाद आप देखोगे यहां पर कंप्रेहेंशन के बाद कम्युनिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक, 20 के बाद देखिए 21, 21 से आपका क्या आ जाएगा? लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग 10, 20, 31, तो क्या 56, 70 कौन सा आएगा? चलो इसको सॉल्व करके बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ भाई। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? चलो बताओ। 10, 20, 31, तो इसमें कैसे जुड़ा है? इसमें जुड़ा है 10, इसमें जुड़ा है 11, इसमें क्या जुड़ेगा? 12, इसमें जुड़ेगा 13, इसमें जुड़ेगा 14। देख लो, तो 10 में 10 जुड़ा तो 20, 20 में 11 जुड़ा तो 31, 31 में 12 जुड़ा तो कितना हो जाएगा? 43, 43, बी इज द राइट आंसर, 43। अब 43 में 13 जुड़ा तो 56, 56 में 14 जुड़ा तो 70। हो गया ना काम। तो इस तरीके से लॉजिकल रीजनिंग को भी पढ़ेंगे, लॉजिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। देख लीजिए, मैं आपका हल्का हल्का देख रहा हूं। यहाँ पर फिर से देखिए, बेहतरीन पैटर्न अभी चल रहा है, उसी पर पूछा गया। यदि x बाई y इज इक्वल टू 2/3 है तो स्तंभ 2 के मान को स्तंभ 1 के अनुपात के साथ सुमेलित कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि इसको सॉल्व करोगे तो इससे, तो क्या आंसर बनेगा? इसको सुमेलित करना है। अब इतना करेंगे तो ज़्यादा समय हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन पेपर को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, किसी दिन उसको भी करेंगे। ठीक है, जब मैं यही करने वाला हूँ, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड किया तो रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपका मैथ से किया तो मैथ से को सॉल्व करूंगा, इस तरीके से। आज हम लोग को टीचिंग एप्टीट्यूड, देखिए कौन सा सबसे महत्तम भिन्न है। ठीक है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? तो इसको भाग करके देखना पड़ेगा, और भाग करोगे जिसका वैल्यू ज्यादा आएगा वही आंसर होगा। भाग करोगे जिसका वैल्यू ज्यादा वही आंसर। x का 8% इतना है, y का 8% इतना है, तो x y का मान निकालना है, एकदम इजी है। ठीक है, एक कुर्सी 400 रुपये में, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, मैथ्स का। बात समझ आ रही है? ये फिर लॉजिकल रीजनिंग का आपका कुछ किताबें पेन है, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक, इसके बाद सुमेलित कीजिए प्रमाण स्तंभ 1 और उनके सापेक्षिक परिभाषा को स्तंभ 2 में बताया गया है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपयोग, उपमान, इसको इससे आपका जोड़ी मिलाना है। ठीक है, इसको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए
ये भी आ गया, है ना, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। ये देखिए एकदम इजी, इसमें छाड़ क्या पूछा गया है, चित्र के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन, ए और बी तीनों आकृति में है, बताना है, ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। उसके बाद आप देखोगे केवल दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए है, ये दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए है, तो इसको ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का ही है, ठीक। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए भी क्वेश्चन बताए गए हैं, ये भी देख लो। डीआई का क्वेश्चन, डीआई का क्वेश्चन ये है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन ग्राफ के रूप में, ग्राफ में अब ये ग्राफ दे दिया गया, उसके बाद क्वेश्चन रहेगा पिछले वर्ष की तुलना में कितना हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग 100 में 100% सही करना है इन सबको, ठीक है। इसी के थ्रू हमारा क्या है, सेट निकल जाएगा, याद रख लेना। ये सब डीआई का क्वेश्चन है, ये डीआई का क्वेश्चन, ठीक, ग्राफ से आता है, एकदम इजी है, इसको मैं सबको कराऊंगा अच्छे से। तो अभी यहाँ पर और नीचे में क्या है, इसको देख लेते हैं, ठीक। इसके बाद ये देखिए, मैच द एप्रोप्रिएट आंसर, एक तरफ पैमाना दिया है, एक तरफ विशेषताएं दिया है, उसको सही जोड़ी मिलाना है, क्रमवाचक, नामित, पैमाना, ये सब, ठीक है, ये सब का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन देखने मिलेगा। ये कथन कारण समझ रहे हो आप, पूरा पैटर्न क्या है। यहाँ पर आईसीटी से क्वेश्चन, कंप्यूटर से देखिए, ईमेल क्लाइंट है, जीमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। ईमेल क्लाइंट कौन सा होता है, जीमेल होता है, सीधा सीधा बात है भाई। कौन सा स्वदेशी पोर्टल विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एक एकल खिड़की पहुंच प्रदान करने के लिए सुविधा देता है। ये भी आपका देखोगे आईसीटी से क्वेश्चन है, कौन सा, देखिए, स्वदेशी पोर्टल विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकल खिड़की पहुंच प्रदान करने के लिए सुविधा देता है। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर रिप्लाई करिए, इसका आंसर रिप्लाई करिए, क्या होता है, इसको आंसर बताइए। उमंग है, उमंग, याद रख लेना, ठीक है। VOLTE है ना, वोल्टी आपके मोबाइल फोन में लिखा रहता है, ठीक है, उसके लिए आपका क्वेश्चन बन गया। तो आईसीटी का क्वेश्चन भी हम लोग को 100% करना है। ये इन्वायरमेंट से देखिए, ओजोन परत पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, मिजोस्फेयर में, एक्सोस्फेयर में, कहाँ पर पाई जाती है, बताइए, बताइए। स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है भाई, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में पाई जाती है, याद रख लेना, ठीक है, समताप मंडल में ओजोन लेयर। वायुमंडल में एक तरफ हरित ग्रीन हाउस गैसेस है और एक तरफ उसके क्या है, हाँ, ये बताना है, सही भी उत्तर चयन करना है, इसको बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में। विश्व जल दिवस के अभिन्न 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 फरवरी, ये सब जानना है भाई, कब कब क्या होता है। 5 जून तो सब जानते हो, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ए का 5 तो सब मिला लोगे। और यहाँ पर से देखिए ए का क्या है, देखो यहाँ पर कूट से बनाते हैं। चलिए मान लीजिए एक जानते हो आप, ए का 4 है, ए का 4, 5 बोला क्या, 4, ठीक है। तो ए का 4, ए का 4 कहाँ पर है भाई, ए का 4, ए का 4 आंसर, बाकी को जानने की जरूरत नहीं। तो थोड़ा दिमाग को भी चलाना है। ए का 4, देखिए ए का 4 है ना, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, अब अपने आप मिल गया। बी का हो जाएगा विश्व जल, ये होता है 22 मार्च को, है ना। उसके बाद सी का हो जाएगा, सी का 3 विश्व संधारित ऊर्जा दिवस, और विश्व पृथ्वी दिवस देखोगे तो कब होता है भाई, विश्व पृथ्वी दिवस अप्रैल में होता है, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चन बनेगा, ओके। तो हम लोग को इस तरीके से पूरे 50 क्वेश्चन को देखना था, ठीक। ये देखिए हल्का हल्का मैं यहाँ पर पूरा ये प्रदूषक, पॉल्यूटेंट्स पढ़ना है हम लोग को। आपका जितने भी संधि हुए हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ये पेरिस समझौता, ये सब क्या है, आईएसए क्या है ना। उसके बाद हायर एजुकेशन, देखिए 45, सब 55 नंबर का आ रहा है, हर टॉपिक से 5। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1857 में की गई, कौन सा शहर में स्थापित है, आप लोग बताइए। छत्तीसगढ़ से, ये आपका विश्वविद्यालय से पूछ दिया। एनईपी से क्वेश्चन आता है, एनईपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन का ये आपका टॉपिक है,
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आपका ये पेपर का पार्ट 1 देखोगे क्लियर होता है ना यहाँ पर। तो पार्ट 1 इस तरीके से। तो आज हम लोग बात करें किस पर, टीचिंग एप्टीट्यूड पर, मुख्य रूप से बाकी कैसे पैटर्न पर कहाँ से क्वेश्चन आता है उस पर बात की। अब आ जाते हैं हम लोग किस पर, तो अपने टॉपिक पर। आज हम लोग को शुरू करना है क्या भाई, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड। आप लोग इसको देखिएगा। चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड पर बात करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण योग्यता। ठीक है, याद रख लेना, शिक्षण योग्यता, इस पर हम लोग को बात करना है। ओके, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए बात समझना है इसके, इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे कि शिक्षण, शिक्षण और शिक्षा में क्या अंतर है। शिक्षण और शिक्षा क्या है। टीचिंग, इसको बोलते हैं टीचिंग ना, टीचिंग, और ये क्या है, एजुकेशन, इसको बोलते हैं एजुकेशन। इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टीचिंग होता क्या है। शिक्षण, टीचिंग को ही शिक्षण बोला जाता है ना, शिक्षण होता क्या है। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से, शिक्षण होता क्या है। और इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, इसके प्रकृति को देखेंगे, नेचर क्या है इसके, साथ ही साथ इसके नेचर को देखेंगे, इसके उद्देश्य को जानेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, है ना, कॉन्सेप्ट को अवधारणा बोलते हैं, कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इसकी आवश्यकता को जानेंगे, आवश्यकता को, क्यों आवश्यक है, नीड क्या है। इसके अलावा इसके हम लोग स्पेसिफिकेशंस को देखेंगे, स्पेसिफिकेशन, विशेषताएं, क्या देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, विशेषताएं जानेंगे। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है अवधारणा, अवधारणा। बात क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग टीचिंग के बारे में जानेंगे, टीचिंग। उसके बाद देखिए, उसके बाद टीचर की क्या विशेषताएं होती है। टीचर, टीचर को इसमें अध्येता लिखा रहता है, अध्येता, अध्येता की विशेषताएं। ओके, इसकी स्पेसिफिकेशंस देखेंगे। ठीक, टीचर की विशेषता क्या होती है इसको देखेंगे। बात क्लियर है, समझते चलिएगा। पहले इसके विषय वस्तु पर बात कर रहे हैं, उसके बाद टीचिंग्स पर क्या आपके फैक्टर्स होते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं उसको देखेंगे। मतलब शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक याद करते चलना भाई, ये सब भी याद होना चाहिए, तभी आपका वहां पर क्वेश्चन बनेगा। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक देख लिए तो याद रख लेना है। इसके बाद हम लोग को बात करना है शिक्षण की मेथड पर, शिक्षण की मेथड पर। ठीक है, शिक्षण मेथड पर, शिक्षण की विधियां बोला जाता है इसको। ओके, आपका टीचिंग मेथड पर बात करेंगे।
उसके बाद शिक्षण के लिए अन्य और सामग्री क्या हो सकते हैं? शिक्षण की अन्य सामग्रियां, अन्य सामग्रियां, इस पर बात करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं टीचिंग एड। ठीक, टीचिंग एड। ओके, ये हो गया मेथड। ओके, ये आपका फैक्टर्स, ये आपके स्पेसिफिकेशंस। ठीक, लास्ट में हम लोग बात करेंगे, लास्ट में इसमें इवेल्युएशन पर। ठीक है, मूल्यांकन पर। शिक्षण की मूल्यांकन, शिक्षण की मूल्यांकन, मूल्यांकन भी तो करना पड़ेगा ना, मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो मैं इसको इवेल्युएशन लिख देता हूं। ओके, बात क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन सब पर हम लोग को बात करना है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत, शिक्षा और शिक्षण पर। टीचिंग पर, टीचिंग के डेफिनेशंस देखेंगे, प्रकृति नेचर देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी नीड क्यों है, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उस पर बात करेंगे। टीचिंग की विशेषताओं पर बात करेंगे, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं उस पर बात करेंगे, शिक्षण की कौन कौन सी मेथड होगी, विधियां कौन कौन सी होगी उस पर बात करेंगे, टीचिंग एड्स के बारे में जानेंगे, आपका शिक्षण की अन्य सामग्री के बारे में जानेंगे, और शिक्षण की मूल्यांकन इवेल्युएशन देखेंगे। बात क्लियर? तो ये है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत आज मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं शिक्षा और शिक्षण पर। ठीक है, बात याद रख लेना है भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब समझते चलना है, अब थोड़ा सा समझते चलना है। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे शिक्षण, शिक्षा और शिक्षण पर। ठीक है, शिक्षा और शिक्षण पर। शिक्षा कहने का मतलब है एजुकेशन, और शिक्षण कहने का मतलब है टीचिंग। ठीक है, शिक्षा एजुकेशन और शिक्षण है टीचिंग, इस पर बात करेंगे एकदम। अब इसमें देखोगे शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या है? तो शिक्षा है ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्त करना, ये शिक्षा है। ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा है, शिक्षा का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना। और शिक्षण क्या है भाई? शिक्षण क्या है? तो ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होना, सहायक होना, या ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करवाना या ज्ञान प्रदान करना, इसका अर्थ हो जाएगा ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, ज्ञान प्रदान करना। ओके, ये टीचिंग है, ज्ञान प्रदान करना टीचिंग है, और ज्ञान प्राप्त करना एजुकेशन है, एजुकेशन शिक्षा। ये आप लोग को समझना पड़ेगा। अब बात करेंगे एजुकेशन पर, और क्यों ज्ञान प्राप्त करना है भाई? ज्ञान क्यों प्राप्त करना है? तो शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के संस्कार में, व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, मतलब एजुकेट होना पड़ेगा। तो क्यों ये करना है? तो याद रख लेना, शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, शिक्षा के माध्यम से आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। मैं बोल रहा हूं पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट हो चुका है, तो इसको आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। इसी वे में नोट्स बनाना है, ताकि आपके पास पर्याप्त नोट्स रहेगा, तो आप उस दिन 4 अक्टूबर को, मतलब अक्टूबर के लास्ट वीक में पेपर से ये 10 दिन या 8 दिन 10 दिन
अब बचा रहेगा तो आप इसको पूरा पूरा रिवाइज करोगे। बात क्लियर है? तो याद रख लेना, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के संस्कार में, ठीक है, व्यक्ति के संस्कार में व्यवहार में परिवर्तन लाना, परिवर्तन करना क्या है आपका, परिवर्तन आना या करना, ठीक है, ये क्या है आपका, शिक्षा है, शिक्षा। तो शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के संस्कार और व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है ना, या व्यवहार में परिवर्तन का निर्माण करना, ये क्या है भाई, एजुकेशन, शिक्षा है। ये आपको जानना है। अब शिक्षा देखोगे तो आपका दो प्रकार से इसको देखेंगे, शिक्षा व्यापक हो सकता है और शिक्षा संकुचित भी हो सकता है, याद रख लेना, ठीक है। ये शिक्षा देखोगे या तो व्यापक हो सकता है या संकुचित, दोनों हो सकता है, संकुचित हो सकता है, व्यापक हो सकता है, संकुचित हो सकता है, याद रख लेना, ठीक। तो दो प्रकार से हम लोग शिक्षा को देखते हैं, एक व्यापक शिक्षा के रूप में और एक संकुचित शिक्षा के रूप में, याद रख लेना। अगला पॉइंट, इसके बाद हम लोग इसी में बात करेंगे व्यापक शिक्षा को और संकुचित शिक्षा को, ठीक। पहला पॉइंट इसी में आ जाएगा, व्यापक शिक्षा, ओके। क्या भाई, व्यापक शिक्षा, ये क्या होता है, व्यापक शिक्षा क्या होता है, तो आप लोग को समझना पड़ेगा व्यापक शिक्षा क्या होती है। समझिए, व्यापक शिक्षा कहने का मतलब आप लोग समझ पाओगे कि शिक्षा का आपका आधार सारा जगत होता है, सारा संसार होता है, मतलब ये व्यापक है। शिक्षा का आधार सारा संसार है, मतलब सब जगह से आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो, याद रख लेना। सारा संसार शिक्षा का आपका आधार है, या आप क्षेत्र कह सकते हो। शिक्षा का क्षेत्र सारा संसार है ना, ये आप लोग को समझना है। शिक्षा का क्षेत्र पूरा व्यापक, पूरा संसार है, इस कारण ये व्यापक होता है। और इसका उद्देश्य क्या है, ये सारा संसार तो है, और इसका उद्देश्य देखोगे, इसका उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। इसका उद्देश्य कैसा होता है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। इसका उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, ठीक है। समझ में आया ना भाई? तो ये आप लोग को याद रख लेना, इसी को बोलते हैं व्यापक शिक्षा। शिक्षा का क्षेत्र सारा संसार और इसका उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, इसी को कहा जाता है व्यापक शिक्षा। तो शिक्षा व्यापक भी हो सकता है और संकुचित भी हो सकता है। तो संकुचित शिक्षा क्या है, संकुचित शिक्षा क्या है, इसको भी तो जानना पड़ेगा। देख लेते हैं संकुचित शिक्षा क्या है। संकुचित शिक्षा, ठीक है, संकुचित शिक्षा ये क्या है भाई? देखिए, संकुचित शिक्षा आप देखोगे तो किसको बोलेंगे, जैसे कि शिक्षा का स्तर, जैसे विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करना, बुक में शिक्षा प्राप्त करना, बुक के थ्रू, ये छोटे स्तर के हैं। विद्यालय मतलब किसी भी संस्थान के द्वारा, किसी छोटे संस्थान, विद्यालय है ना, विद्यालय से या बुक के थ्रू, बुक मतलब पुस्तक, पाठ्य पुस्तक के थ्रू, बुक के द्वारा, है ना, ठीक, बुक के द्वारा शिक्षा को ग्रहण करना, शिक्षा को ग्रहण करना, ये क्या है,
संकुचित है, क्योंकि बुक का सिलेबस में जितना रहेगा उतना ही आप जान पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं जान पाओगे। विद्यालय जो सिखाएगा उतना ही जान पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं जान पाओगे। अब विद्यालय पूरा संसार का सारी चीज़ तो नहीं सिखा सकता, इस कारण संकुचित शिक्षा में ये आपका विद्यालय बुक के द्वारा, है ना, ये जो शिक्षा प्राप्त होता है इसको रखा जाता है। तो इसमें आप लोग केवल शिक्षण संस्थान में विद्यालयों द्वारा सिलेबस में जो लिखी बातें हैं उसको जान पाना, ये आपका संकुचित शिक्षा में आता है, ये आप लोग को याद रख लेना। और इसका उद्देश्य कैसा रहता है, इसका उद्देश्य देखोगे तो इसका उद्देश्य क्या होता है, ये संकुचित शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो डिग्री प्राप्त करना, नौकरी प्राप्त करना, रोजगार प्राप्त करना, है ना। डिग्री के लिए आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, विद्यालय जाते हो, डिग्री, मान्यता आपका, है ना, रोजगार, ये इसका उद्देश्य है। रोजगार, इनके थ्रू आप रोजगार प्राप्त करते हो, तो ये आपका उद्देश्य हो गया। तो इसको बोलते हैं संकुचित शिक्षा। अब इसको अगर एक साथ एक वर्ड में या एक लाइन में आपका डिस्क्राइब किया जाए तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना, शिक्षा, देखिए शिक्षा, एजुकेशन इज इक्वल टू, आप ये लिख सकते हो जैसे कि सर्वांगीण विकास, व्यापक, और ये क्या होता है, आजीवन शिक्षा मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग व्यापकता लिख देते हैं, व्यापक प्लस आजीवन शिक्षा प्राप्त करना होता है, आजीवन, प्लस इसमें सर्वांगीण विकास होता है, सर्वांगीण विकास। तो इस तीनों को एक साथ हम लोग शिक्षा के रूप में लिख सकते हैं। शिक्षा जो व्यापक है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, और इससे सर्वांगीण विकास होता है, इसका मतलब ये है। तो इस तरीके से हम लोग शिक्षा को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा शिक्षण पर। किस पर बात करेंगे भाई, शिक्षण पर। देख लो, शिक्षा पर तो बहुत सारा बात कर लिए कि शिक्षा कैसा होता है कि व्यक्ति के व्यवहार में, है ना, विकास करता है। ठीक है, उसके व्यवहार में विकास करेगा, है ना, संस्कार में परिवर्तन लाएगा, ये शिक्षा से होगा। अब शिक्षण, टीचिंग कैसे आपका उपयोगी है, टीचिंग का क्या आपका एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, उसको हम लोग को समझना पड़ेगा। टीचिंग से आप लोग क्या समझ पा रहे हो कि ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होना, मतलब ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान प्रदान करना। ज्ञान क्या है, आपका शिक्षा है, तो ज्ञान को प्राप्त करना शिक्षा है, तो ज्ञान को प्रदान करना, ठीक है, किसी को देना, वो आपका टीचिंग स्किल है, आपका टीचिंग आर्ट है। और इसको हम लोग कैसे देखेंगे शिक्षण को, तो इसको आप लोग को समझना पड़ेगा। ये भी दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, याद रख लेना। ठीक है, तो शिक्षण शिक्षकों द्वारा, इसका डेफिनेशन बनता है, आप लोग यहां पर लिखिएगा, देखिए इसको इस कलर में लिख रहा हूं, शिक्षण शिक्षकों द्वारा, शिक्षकों द्वारा अपने अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर छात्रों को, ठीक है, छात्रों को शिक्षण शिक्षकों द्वारा अपने अनुभव के आधार पर छात्रों को प्रदान की गई, ठीक है, छात्रों को प्रदान की गई प्रक्रिया में परिवर्तन है। ठीक है, परिवर्तन है, मतलब छात्रों के जो प्रोसेस है, सीखने की प्रक्रिया है, उसमें जो चेंजेस लाया जाता है वो अनुभव के आधार पर शिक्षकों के द्वारा लाया जाता है। इसी को कहते हैं टीचिंग शिक्षण। बात समझ आ रही है, क्या बोलते हैं, टीचिंग बोलते हैं, शिक्षण, ये आप लोग को जानना है। अब ये शिक्षण की कला देखोगे तो दो प्रकार की होगी, शिक्षण की कला दो प्रकार की होगी भाई, ये दो प्रकार की कला होगी, दो प्रकार।
एक तो आपका देखोगे औपचारिक, औपचारिक, ठीक है, फॉर्मेलिटी बोलते हैं, औपचारिकता, औपचारिक, और अनौपचारिक, इनफॉर्मल, अनौपचारिक, ठीक है। शिक्षण कैसी होगी? औपचारिक शिक्षण होगी, फॉर्मल टीचिंग होगी, और इनफॉर्मल टीचिंग होगी। याद रख लेना है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण। अब इसमें पहला हम लोग बात करेंगे औपचारिक शिक्षा, ठीक है, औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, शिक्षा मतलब शिक्षण, टीचिंग के बारे में बात करना है ना। औपचारिक, फॉर्मल टीचिंग, इसके बारे में बात करेंगे। किसको बोलेंगे भाई फॉर्मल टीचिंग? फॉर्मल टीचिंग कहने का मतलब है किसी संस्थान के द्वारा जुड़कर, जैसे कि विद्यालय में है ना, कोचिंग संस्थान में, तो संस्थान में जुड़कर, शिक्षण संस्थान में जुड़कर किसी को शिक्षा देना, टीचिंग देना, शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे विभिन्न संस्थानों में जुड़कर, ठीक है, विभिन्न संस्थान। अब संस्थान को आप लोग कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि विद्यालय, विद्यालय, कोचिंग, ठीक है, इनके द्वारा विद्यालय, कोचिंग संस्थान में जुड़कर छात्रों को मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शन करना, ये आपका क्या है? औपचारिक शिक्षण है, ठीक है। फॉर्मल टीचिंग है, फॉर्मल टीचिंग एकदम आसानी से याद करना है और सब डेफिनेशन याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखोगे तो शिक्षक की भूमिका रहती है, इस औपचारिक शिक्षक में शिक्षक की भूमिका होगी, तभी तो वो पढ़ाएगा। साथ ही साथ फी देना पड़ता है, फीस का रोल रहता है, मतलब एक औपचारिकता सब रहती है। डिग्री विग्री मिलता है, ठीक है, डिग्री मिलता है, ये आपका डिग्री। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या के अनौपचारिक शिक्षण, ठीक है, अनौपचारिक शिक्षण, इस पर बात कर लेते हैं। अनौपचारिक शिक्षण, इनफॉर्मल टीचिंग, ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है बताइए इसको। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल कहने का मतलब है कि किसी चीज को बिना आपकी फॉर्मेलिटी के समझाया जाए, सिखाया जाए। जैसे कि इस पर आ जाता है परिवार, परिवार, समुदाय, ये भी तो आप लोग को सिखा रहा है, और जो सिखाता है वही तो टीचर है, टीचिंग है ना। जहां से आप सीखते हो, लर्निंग प्रोसेस ही तो आपकी क्या है? टीचिंग है, ठीक है। तो परिवार आपको सिखा रहा है तो आपका परिवार टीचिंग का काम कर रहा है। समुदाय, लेकिन ये लोग क्या है, इसके लिए कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं रहता, ये अपने तरीके से समझा देते हैं, सिखा देते हैं, अपने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रूप में। तो परिवार समुदाय द्वारा व्यक्ति को व्यक्ति के आरंभिक समय में, आरंभिक मतलब शुरुआत में तो परिवार ही आपके लिए क्या है? विद्यालय है, और अपनी माँ ही सबसे बड़ी टीचर है ना। तो वो आपका अनौपचारिक शिक्षण में आएगा। व्यक्ति के आरंभिक शिक्षा प्रदान करने में सहायक होता है। बात समझ आ रही है? प्रदान करने में सहायक है, इसी को बोलते हैं आपका अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। जब बच्चा अपने माँ से सीखता है, घर परिवार से सीखता है, तो वहाँ पर भी तो वो सीख रहा है ना, तो वो भी तो एक टीचिंग ही है, लेकिन वो अनौपचारिक है, उसमें फीस नहीं, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, एक आपका एथोराइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, इस कारण। तो इसमें आपका परिवार, समुदाय, ये सब आ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
अनौपचारिक शिक्षण बोलते हैं। ठीक है, अनौपचारिक परिवार समुदाय द्वारा आपका जीवन के आरंभिक वर्षों में दी गई शिक्षण क्या कहलाएगी? आपका अनौपचारिक शिक्षण। तो इस प्रकार से आप लोग शिक्षा और शिक्षण में भेद कर पाए, जान पाए, इसको याद रख लेना है। अब समझिए, यहां पर देखिए, इसको एक साथ लिख दिया। ठीक, इसको एक साथ यहां पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। जिस तरीके से शिक्षा को हम लोग इस एक लाइन में डिस्क्राइब किए हैं, एक लाइन में लिखे हैं, उसी तरीके से शिक्षण को भी एक लाइन में लिख सकते हैं। शिक्षण को भी एक लाइन में लिख सकते हैं। तो शिक्षण में आपका क्या क्या आ जाएगा भाई? शिक्षण में क्या क्या आ जाएगा? कक्षा आएगी, क्लास जरूरी है, शिक्षक होगा, ठीक है, शिक्षण, कक्षा, शिक्षक, है ना, और आपका लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग, है ना, लर्निंग, ठीक, सीखने की प्रक्रिया। ठीक, इसको याद रख लेना। लर्निंग को ही आपका, लर्निंग प्रोसेस को ही अधिगम लिखा रहता है, हिंदी में आपका अधिगम लिखा रहता है लर्निंग प्रोसेस को। तो इस तरीके से इसमें 3 आ जाएंगे। ठीक, ये आपको जानना है। लर्निंग प्रोसेस, कक्षा, शिक्षक, अधिगम प्रक्रिया, जिसको लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं, ये आ जाएगा। तो ये हो गया शिक्षा और शिक्षण। याद कर लेना, शिक्षा को एक बार रिवाइज करेंगे और शिक्षण को भी रिवाइज करेंगे। तो शिक्षा, शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षण का मतलब है ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होना, मार्गदर्शक बनना, गाइड बनना, ज्ञान प्रदान करना। शिक्षा किसको बोलेंगे? शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के संस्कार में, व्यवहार में परिवर्तन का निर्माण होगा या परिवर्तन आएगा, उसी को शिक्षा बोलेंगे। ये व्यापक और संकुचित 2 प्रकार के होंगे। व्यापक शिक्षा, शिक्षा का आधार या शिक्षा का क्षेत्र सारा संसार, सारा जगत होता है। इसका उद्देश्य क्या होगा? व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। संकुचित शिक्षा क्या है? तो संकुचित शिक्षा मतलब किसी विशेष संस्थान में, छोटे संस्थान में, विद्यालय में बुक के द्वारा, सिलेबस के द्वारा किसी स्पेसिफिक चीज़ों को पढ़ना, उसके द्वारा शिक्षा को ग्रहण करना संकुचित शिक्षा है, जिसमें इसका उद्देश्य क्या हो जाता है? डिग्री प्राप्त करना, आपका इसमें मान्यता, रोजगार के लिए इसको करते हैं। आपका याद रख लेना, शिक्षा में आता है व्यापक, आजीवन और सर्वांगीण विकास। शिक्षण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक या ज्ञान प्रदान करने वाला शिक्षण शिक्षकों द्वारा अपने अनुभव के आधार पर छात्रों को प्रदान की गई परिवर्तन, उनके व्यक्तित्व के परिवर्तन में सहायक होना, ये आपका शिक्षण कहलाता है। 2 प्रकार का होगा, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक फॉर्मल और अनौपचारिक इनफॉर्मल। औपचारिक कहने का मतलब है कि विभिन्न संस्थान, जिसके विद्यालय हो गया, कोचिंग संस्थान हो गए, जहां पर छात्रों का मार्गदर्शन किया जाता है, उसमें स्पेसिफिक फीस होता है, शिक्षक की भूमिका होती है, मतलब एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षण में देखोगे तो परिवार, समुदाय, माँ बाप, ये सब रिश्तेदार, ये सब आ जाते हैं, जो आपको आरंभिक समय में व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होते हैं, सीखने में मदद करते हैं। ये अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगी। इसमें शिक्षण में कक्षा, शिक्षक, लर्निंग, ये सब आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? तो शिक्षण की परिभाषा। ठीक है, शिक्षण की परिभाषा हम लोग को देखना है। ठीक, डेफिनेशन ऑफ शिक्षण। डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। ठीक, शिक्षण की परिभाषा। अब शिक्षण की कई परिभाषाएं, कम से कम 2-3 को हम लोग को याद करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तो उसी को हम लोग को देखना है। ठीक है, पहला तो आप देखोगे लर्निंग प्रक्रिया, है ना। लर्निंग प्रक्रिया की आपका देखोगे उद्देश्यपूर्ण दिशा या एमफुल डायरेक्शन ऑफ लर्निंग प्रोसेस क्या कहलाता है? टीचिंग कहलाता है। तो पहला डेफिनेशन तो यही बनता है कि एमफुल प्रोसेस, एमफुल डायरेक्शंस
ऑफ लर्निंग प्रोसेस। क्या कहलाता है? टीचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? टीचिंग कहलाता है। ठीक है, हिंदी में इसको आप लिख सकते हो अधिगम। लर्निंग को अधिगम कहा जाता है। तो अधिगम प्रक्रिया, याद रख लेना, का उद्देश्यपूर्ण दिशा क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। अधिगम प्रक्रिया का उद्देश्यपूर्ण या आपका लक्ष्यपूर्ण दिशा क्या कहलाता है? आपका टीचिंग कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। पहला। दूसरा आप देखोगे, दूसरा, ये तो पहला हो गया। और आप लोग देखोगे डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन आप लोग को याद रख लेना है कि शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल सीखने की प्रक्रिया है। शिक्षण टीचिंग छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान, डिजायर्ड नॉलेज, छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल सीखने की प्रक्रिया है। याद करना, याद हो जाएगा। शिक्षण टीचिंग छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान, डिजायर्ड नॉलेज एंड स्किल और कौशल सीखने की प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया है। थोड़ा सा राइटिंग पर मत जाना भाई, सुन करके आप लोग नोट्स बनाना, सुन करके नोट्स बनाना। सीखने की प्रक्रिया है, याद रख लेना, जिसमें वे बेहतर समाज का निर्माण में योगदान दे पाते हैं, जिससे वे बेहतर समाज का निर्माण कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? एकदम नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है, नोट्स आप लोग बनाओगे, सेम नोट्स बनाना है, जिसको भी पढ़ना है उसको नोट्स। इसलिए मैं इतना लिख रहा हूं, नहीं तो मैं बोल करके आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन मैं एकदम लिख रहा हूं और याद भी करा रहा हूं। देखिए डेफिनेशन कैसे याद रखोगे। टीचिंग क्या है? टीचिंग क्या है? तो एमफुल डायरेक्शन ऑफ लर्निंग प्रोसेस क्या कहलाता है? टीचिंग। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो कि सीखने की उद्देश्यपूर्ण दिशा शिक्षण है। दूसरा डेफिनेशन देखेंगे, शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान, डिजायर्ड नॉलेज और कौशल सीखने की प्रक्रिया है, जिससे वे बेहतर समाज के निर्माण में भूमिका अदा कर पाते हैं। ठीक है, ओके, भूमिका अदा कर पाते हैं। ओके, ये आप लोग को याद रखना है। एक और लिख लो, तीसरा लास्ट डेफिनेशन एक और लिख लो। ठीक है, शिक्षण शिक्षकों द्वारा, एक बार लिख चुके हैं, उसी को लिखना है, या नहीं लिखोगे तो पर भी चल जाएगा, मैं बोल देता हूं। शिक्षण शिक्षकों द्वारा अपने अनुभव के आधार पर छात्रों को, याद रख लेना, छात्रों को प्रदान किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण शिक्षकों द्वारा अपने अनुभव के आधार पर छात्रों को प्रदान की गई परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये आप लोग तीसरा लिखोगे, याद करके लिखो। शिक्षण शिक्षकों द्वारा अपने अनुभव के आधार पर छात्रों को प्रदान की गई परिवर्तन की प्रक्रिया है। याद रख लेना, छात्रों को प्रदान की गई परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये आप लोग को जानना है। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग, शिक्षा या शिक्षण के 3 आधार होते हैं। आधार, 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन या टीचिंग आर टीचिंग। ठीक है,
शिक्षा या शिक्षण के तीन आधार। ओके, 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन आर टीचिंग, ये आप लोग को याद रख लेना है। अब ये 3 आधार कौन कौन से हैं भाई, देख लो, 3 आधार देख लो कौन कौन से हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए, एक तो याद रख लेना है वाई, क्यों, ठीक है। दूसरा याद रख लेना है हाउ, कैसे, ठीक। और तीसरा याद रख लेना है व्हाट, क्या, मतलब क्यों, कैसे और क्या पूछना है। यही है 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन और टीचिंग, याद रख लेना, ठीक। तो वाई क्या बताता है, वाई का आंसर आएगा आपका फिलोसॉफी से, फिलोसॉफी से, दर्शन शास्त्र से, दर्शन शास्त्र से आएगा वाई का आंसर, याद रख लेना। वाई का आंसर किससे आएगा भाई, दर्शन शास्त्र से। हाउ का आंसर किससे आएगा, इसका आंसर किससे आएगा, तो साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान से, ठीक है, साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान, याद रहेगा, मनोविज्ञान से। और व्हाट का आंसर किससे आएगा, व्हाट का आंसर याद रख लेना सोशियोलॉजी से, सोशियोलॉजी से। किससे भाई, सोशियोलॉजी से, मतलब समाज शास्त्र से, समाज शास्त्र से, ठीक है। और इसी आधार पर कहा जाता है कि जो आपका दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र है, ये शिक्षा का मूल आधार है। बात समझ आ रही है। जब आप शिक्षा और शिक्षण की प्रक्रिया से गुजरते हो तो 3 क्वेश्चन आएगा, वाई, क्यों ऐसा हुआ, हाउ, कैसे ऐसा हुआ, और व्हाट, क्या हुआ, क्या हो गया। बात समझ आ रही है। ये 3 पिलर हैं और 3 पिलर का आंसर कौन से कॉन्सेप्ट से आएगा, तो वाई का आंसर आएगा दर्शन शास्त्र से, हाउ का आंसर आएगा मनोविज्ञान से, और व्हाट का आंसर आएगा समाज शास्त्र से। क्योंकि क्यों पूछते हो, क्यों, तो क्यों पूछते हो, तो दर्शन जो देखकर सुनकर आप बताते हो उसको आंसर में रिप्लाई करते हो। हाउ, कैसे, तो मन में चिंतन करते हो, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, मन का भी आपका चिंतन चलता है, कैसे ऐसा हुआ, तो ये आपका साइकोलॉजी। और व्हाट, क्या हुआ, तो क्या हुआ तो वो समाज में दिखता है, मतलब क्या कैसे हुआ उसको, तो ये सोशियोलॉजी। इस तरीके से, इसी आधार पर हम लोग कह पाते हैं कि दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र तीनों शिक्षा के क्या हैं, मूल आधार हैं, शिक्षा का मूल आधार हैं। इसको याद रख लेना, इसलिए इसको कहा जाता है 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो तीनों शिक्षा के मूल आधार। ओके, समझ में आया कि नहीं, शिक्षा के तीनों मूल आधार। इसको मैं लिख देता हूं, दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, समाजशास्त्र तीनों को मिलाकर, तीनों को शिक्षा का मूल आधार माना जाता है। क्यों, समझ आ गया ना, ठीक है। तीनों को मिलाकर शिक्षा का मूल आधार
दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र तीनों को मिलाकर शिक्षा का मूल आधार माना गया है। इसको याद रख लेना भाई। 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक। तो इसको नोट्स में ऐसे ही लिखोगे, एकदम ऐसे ही आपको नोट्स में दिखना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है। उसके बाद शिक्षण में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बार मैं क्विक रिवीजन करा दूं इसको। देखिए आप लोग, ठीक है। हम लोग कहाँ से देखे, तो टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है हम लोग इस पर बात किए, है ना। और उसी में पहला टॉपिक उठा लिए शिक्षण और शिक्षा को, शिक्षण और शिक्षा। उसके बाद टीचिंग पर भी आ गए हैं हम लोग, शिक्षण और शिक्षा पर बात किए, जिसमें आप लोग शिक्षा और शिक्षण पर देखोगे तो शिक्षा ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षण ज्ञान प्रदान करना, टीचिंग, ठीक है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के संस्कार में, व्यवहार में परिवर्तन का निर्माण होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। शिक्षण से, शिक्षण शिक्षकों द्वारा अपने अनुभव के आधार पर व्यक्ति के जीवन में आपका छात्रों को प्रदान की गई प्रक्रिया का परिवर्तन है, याद रख लेना। ये व्यापक और संकुचित होता है, ये औपचारिक और अनौपचारिक होता है। व्यापक शिक्षा मतलब पूरा सारा जगत शिक्षा का ऑब्जेक्ट है, क्षेत्र है, और उस पर आपका सर्वांगीण काम, सर्वांगीण विकास उससे मिलेगा, ठीक। इसमें आपका संकुचित शिक्षा भी देख लो तो ये विद्यालय, बुक के सिलेबस या छोटे स्तर के शिक्षण आपके होते हैं, डिग्री, मान्यता, रोजगार के लिए इसको करते हैं, ये जरिया है, ठीक, याद रख लेना। व्यापक, आजीवन और सर्वांगीण विकास तीनों मिलकर के ये शिक्षा को परिभाषित करते हैं। शिक्षण में देखोगे तो 2 प्रकार, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा जो विभिन्न संस्थान, जो शिक्षण संस्थान हैं, सरकारी, शासकीय, अशासकीय हो सकते हैं, जैसे कि विद्यालय, कोचिंग, ये सब हो गया। इसमें छात्रों को मार्गदर्शन किया जाता है, उसको बोला जाता है औपचारिक शिक्षण। इसमें शिक्षक की भूमिका होती है, स्टूडेंट की भूमिका होती है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका होती है, फी देना पड़ता है, डिग्री उग्री ये सब के लिए होता है। अनौपचारिक शिक्षा परिवार, समुदाय, माँ बाप, रिश्ता, रिलेशन के द्वारा सीखने वाले बच्चों को सिखाया जाने वाली पद्धति है, इस पर बात करें। शिक्षण में कक्षा, शिक्षक, लर्निंग, ये तीनों आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात किए क्या भाई, तो देखिए डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण की परिभाषा पर बात की। टीचर की परिभाषा, टीचिंग की परिभाषा देखोगे तो आपका इसमें मैंने बोला कि अधिगम प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया का उद्देश्यपूर्ण दिशा क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। उसके बाद शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान, डिजायर्ड ज्ञान और कौशल सीखने की प्रक्रिया है, जिससे वो बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दे पाते हैं। और तीसरा मैंने लिखाया शिक्षण शिक्षकों के द्वारा अपने अनुभव के आधार पर छात्रों को प्रदान की गई परिवर्तन की प्रक्रिया है, उसको मैंने लिखा दिया। तो ये 3 डेफिनेशन यहां पर लिखा दिया। उसके बाद हम लोग देखें शिक्षा के 3 आधार, वाई, हाउ एंड व्हाट, ठीक है। वाई का आंसर किससे आता है, दर्शन शास्त्र से, क्योंकि दार्शनिक होकर के आप सोचते हो और उस आधार पर आप आंसर रिप्लाई करते हो। हाउ का आंसर आता है साइकोलॉजी, मन का चिंतन करके आप कैसे उसका समाधान करने की कोशिश करते हो। और व्हाट क्या हुआ, उसका समाज में रिफ्लेक्शन दिखता है, तो सोशियोलॉजी, ये याद रख लेना। इसी कारण फिलोसॉफी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी तीनों को आपका शिक्षा का मूल आधार माना गया है। इतना तक हम लोग आज देखे हैं। और इससे पहले आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस डिस्कस कर लिए। उसके पहले हम लोग सीजी सेट के पेपर का जो पार्ट 1 वाला 50 क्वेश्चन है उसका भी सिलेबस डिस्कस कर लिए। तो इतना हम लोग देखे हैं। अब आप लोग को इसी वे में नोट्स बनाना है, नोट्स बना करके रिवाइज करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट और क्वेश्चन बनेगा, सीजी सेट का पेपर निकलेगा। तो जब तक सीजी सेट निकालेंगे नहीं तब तक हम लोग ये पढ़ाई छोड़ेंगे नहीं। आप लोग को हमसे, मेरे से जुड़ करके रहना है, नोट्स बनाना है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप करिए, गारंटी रूप से 4 अक्टूबर का जो एग्जाम सीजी सेट का होने वाला है वो क्लियर होगा। डोंट वरी, एकदम बिलीव करके आप लोग को चलना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसके आगे है ना, हम लोग को क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। टीचिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टीचिंग कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट अवधारणा में देखोगे तो आइडियलिज्म आ जाएगा, प्रैग्मेटिज्म आ जाएगा, एग्जिस्टेंशलिज्म आ जाएगा, ये सब है। अस्तित्ववाद,
आदर्शवाद, ये आपका देखोगे तो इन सबको हम लोग आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, पढ़ते रहिएगा।